19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित डॉक्टर वैकुंठ पांडे जी, पंचायत के मुखिया रमेश वेदिया, ग्राम प्रधान गोपाल वेदिया जी, हमारे बहुत ही अनन्य सहयोगी और मेरे प्रिय इस विद्यालय के लिए अपना तन मन धन अर्पित करने वाले डॉक्टर मनोज कुमार, विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक, गांव के मेरे सम्मानित बहनें, माताएं और प्यारे बच्चों, हम स्वतंत्रता दिवस तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कभी हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण था कि हम गुलाम हो गए। भारत की गुलामी एक त्रासदी रही है। 7वीं शताब्दी से लेकर और 20वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक 1947 तक हमारा देश अपनी कमजोरियों की वजह से आक्रांताओं के कब्जे में रहा। और ये वो समय था जब हमारे पूर्वजों को बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। आज आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक एक शहर में जब उनका आक्रमण होता था तो वहां हमारे पूर्वजों की खोपड़ियों के पहाड़ बना दिए जाते थे और वहाँ उनकी फ़ोटो खिंचाई जाती थी और फिर वो वापस जाते थे। भय का एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि हमें लगता ही नहीं था कि कभी हम आज़ाद होंगे या स्वतंत्र रूप से सांस ले सकेंगे। एक के बाद एक लोग आते रहे और हम पर, हमारे पूर्वजों पर, इस पवित्र भूमि पर उनका कब्जा बना रहा। कभी कभी मैं चिंतन करता हूँ तो ये पाता हूँ कि क्या कारण है, वो क्या कमी रह गई है कि वो देश जो लगभग 7वीं सदी तक पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश का पुंज था, पूरी दुनिया के ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था, क्या कारण हुआ कि वो देश गुलाम हुआ। और जानते हैं कि उसकी गहराई में जाने में क्या पता चलता है? आपस में भाईचारा और प्रेम का न रहना उस जमाने में हमारी गुलामी का कारण बना। अब जब 1947 में काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमें आज़ादी मिल गई तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन कमियों को जिनकी वजह से हम लंबी गुलामी का दौर देखे हैं, उन कमियों को हम अपने समाज से दूर करें। ठीक है, हम ये याद करें कि हमारे देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए आज़ादी के दीवानों ने कितनी यातनाएं सही और उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे और हमारे देश को आज़ादी मिली। लेकिन अब इस आज़ादी का असली स्वरूप ये होगा कि अब हम अपने समाज को ऐसा बनाएं कि अब किसी दूसरे देश की इतनी हिम्मत न पड़े कि वो गलत निगाह से हमारे देश के ऊपर गलत निगाह से हमें देख सके। क्या वो चीज़ें हैं जो हमको करना चाहिए? अगर उनको आप छोटे तौर पे अपने गांव के लिए देखें तो वही कमियां जो कभी हमारे समाज में थी और हम नीचे गए, क्या वो कमियां हमारे गांव में हैं? क्या आज भी हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने गांव की एकता को कमजोर करते हैं? क्या आज भी हम शिक्षा से दूर हैं? आपको आश्चर्य होगा कि बहुत लंबे समय की बात नहीं है, आज से लगभग 300 साल पहले तक हमारे देश में शिक्षा का स्तर लगभग 100 में 97 लोग शिक्षित हुआ करते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो ये प्रतिशत घट करके मात्र 17 रह गया था। 1947 में शिक्षा का स्तर मात्र 17% था। इतने ही लोग हमारे यहाँ साक्षर थे। और आज जो हम शिक्षा अधिकांशतः अपने गांव में
सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, पैरा टीचर्स के माध्यम से अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो शिक्षा वास्तव में हमारे बच्चों को इस लायक बना पा रही है कि वो खुले आसमान के नीचे अपनी तकदीर लिख सकें? आरा केरम के इस गांव में, आरा केरम की इस विद्यालय में गांव वालों के साथ मिल करके हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो यही है कि हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हमने अभाव देखा है, हमको बैलेंस भोजन नहीं मिल पाता है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, पोषण नहीं मिल पाया, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चे हमारी तरह नहीं रहे, वो आगे बढ़े। और इसी की कड़ी में ये मानते हुए कि बच्चे हमारे समाज की नींव हैं, यही वो नींव है जिससे आरा केरम के आगे का भविष्य निर्धारित होगा और आगे चलकर के हिंदुस्तान का भविष्य लिखेंगे। हम लोगों ने इस विद्यालय को बेहतर करने का प्रयास किया। कुछ कारणों से इस साल मैं थोड़ा कम समय दे पाया, लेकिन मुझे आज पीछे बैठ करके बहुत खुशी हो रही थी जब हमारे बच्चे हिंदी में, संस्कृत में और अंग्रेजी में फर्राटेदार तरीके से अपनी बातों को कह रहे थे। उनकी बात करने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। विश्वास मानिए, मैं एक चीज मानता हूं, मैं मानता हूं कि प्रतिभा कोख की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा किसी घर की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा संपन्नता की मोहताज नहीं होती, वो हर जगह होती है, सिर्फ उसको तराशने की ज़रूरत है। और हमारे बच्चों के साथ जो आरा केरम विद्यालय के हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने जो मेहनत की है, मैं आज उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। ये हमारे शिक्षकों का प्रयास है कि वही विद्यालय जहाँ के बच्चे पढ़ाई करके कक्षा 8, कक्षा 10, कुछ इंटरमीडिएट और कभी बीए तक की डिग्री बगल से ले लेते थे, लेकिन उनके ज्ञान का स्तर ऐसा था कि शायद उनको कक्षा 6 तक की भी चीज़ें नहीं आती थी। और आज हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी तकदीर लिख रहे हैं और अपनी जगह बना रहे हैं। मुझे अच्छा लगा था जब सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की प्रतियोगी परीक्षा में हमारे आधे दर्जन से ज़्यादा बच्चों ने ऊपर की मेरिट में स्थान लिया था। इसके पहले भी हमारी एक बेटी जवाहर नवोदय विद्यालय में अपना जगह बनाई थी। अभी भी हमारे बच्चे सैनिक स्कूल में अपनी जगह बना रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन विद्यालयों में एडमिशन के लिए अच्छे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी जब परीक्षा देते हैं तो सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो क्या कारण है कि शहर से सुदूर जंगल के एक कोने में स्थित इस गांव के इस स्कूल में अचानक ये चीज़ें होने लगी। मुझे लगता है कि आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले तो विद्यालय में बच्चों को भेजिए। अगर आपको लगता है, ये ध्यान दीजिए, मैं अक्सर कहता हूं कि विद्यालय बढ़िया शर्ट, बढ़िया पैंट, टाई और जूता मोजा पहना करके बच्चों को भेजने से वो बच्चे हमारे अच्छे नहीं होंगे। इतने मात्र से उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। पढ़ाई हमारे शिक्षक करते हैं, फिर हमारे बच्चे अगर महुआ के पेड़ के नीचे भी बैठें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पढ़ाने का अवसर मिले, अभी तो समय नहीं है, और मैं आपके बच्चों को धूप में पढ़ाऊं, पेड़ के नीचे पढ़ाऊं, तो कल्पना करिए आपके बच्चे कैसे होंगे। कुछ ऐसा ही करने का प्रयास आरा केरम में किया जा रहा है। और विश्वास मानिए, मैं आरा केरम के बच्चों के साथ जो समय बिताया हूँ, मैं आज भी, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, लेकिन मैंने उतना अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताया। मैं आज तक, ये गर्व से कहने की बात नहीं है, ये मेरा पागलपन है कि मैं अपने बच्चों को 5 मिनट भी नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि मैं उस समय ही नहीं दे पाया। अच्छी बात यह है कि संस्कार उनके अच्छे हैं, उन्होंने सेल्फ स्टडी की, टीचर्स थे उनके पास, और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ये बात सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ
कि अगर मैं आपके बच्चे के लिए ये प्रयास कर रहा हूं तो आपका भी अपने बच्चों के लिए तो कुछ दायित्व बनता है। जब नाम पढ़ा जा रहा था तो सिर्फ 8-10 बच्चों का नाम क्यों पढ़ा जाए? ऐसा क्यों ना हो कि पूरी क्लास का नाम पढ़ा जाए। हमारे बच्चे, मुझे मालूम है कि न केवल भाषा में, न केवल गणित के क्षेत्र में, न केवल विज्ञान में, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, खेल कूद में, योगासन में, गीता चैंटिंग में और अन्य चीज़ों में, जैसा मैंने देखा जो नृत्य और गीत का कार्यक्रम था वो भी आपने बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया। मुझे विश्वास है कि हमारे जो शिक्षक हैं यहाँ पे, वो खुद को गुरु बनाने की जो यात्रा है उसको जारी रखेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि शिक्षक होना ठीक है, आप शिक्षक हैं, आप शिक्षा का दान दे रहे हैं, लेकिन मैं आपकी यात्रा यहीं रोकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप अपनी इस यात्रा को गुरु बनने तक की यात्रा करिए। मैं आप में चाणक्य को देखता हूं, मैं आप में चाणक्य को देखता हूं। चाणक्य को जब घनानंद ने अपने सभा से भगाया, यहाँ तक कि कुछ अपशब्द भी कहे, तो चाणक्य ने उसी समय ये व्रत लिया था और कहा था कि अगर मेरे अंदर वो क्षमता होगी तो मैं सिर्फ अपना ही नहीं, इस देश का पालन करने वाले सम्राटों को भी जन्म दूंगा। ये एक शिक्षक का संकल्प था। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पे हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, और वो शिक्षा नहीं है जो सिर्फ आपको रोजी रोटी तक सीमित करके रखे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आरा केरम में जो शिक्षा दी जाए उसका पहला उद्देश्य हो संस्कार का निर्माण, चरित्र का निर्माण। अगर चरित्र और संस्कार हमारे बेहतर होंगे तो हमारे बच्चे खुले आसमान में कुछ भी कर सकते हैं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हमारे बच्चे जो यहाँ पे हैं उसमें से कुछ हमारी जगह पे ना हो। बच्चे हमारे बड़े बड़े संस्थाओं के वैज्ञानिक हों, बच्चे हमारे शिक्षक हों, बच्चे एक एक गांव में जाकर के, जिस तरह मैं आपके गांव में आ रहा हूं उसी तरह बाकी गांव में जाकर के शिक्षा का दीप जलाएं, संस्कार का दीप जलाएं। तभी वे लोग जो हंसते हंसते इस देश को आज़ाद करने में फांसी के फंदों को चूम लिए, उनकी शहादत, उनका त्याग, उनका बलिदान सार्थक होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी सर, जो हम लोगों के बीच उपस्थित हुए और हमें आशीष वचन देने की कृपा किए। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूँ